हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। ठीक है। इसमें हम लोग जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज, उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और हिस्ट्री से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। और इसमें हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। और उन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टोन एज, चालकुलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और जैनिज्म, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इसके अलग से प्लेलिस्ट आपको द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज के नाम से चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर के भी इसको देख सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने 5th लेक्चर के बारे में, जो कि होगा हमारा बुद्धिज्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इस सीरीज के जितने भी वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने लेक्चर्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 5th लेक्चर के बारे में, जो कि होगा हमारा बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज्म। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो जो भी टॉप क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, वो मैंने सभी को इंक्लूड करा है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर आपको इस एक ही वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ वाज द ग्रोव नोन एज, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान एक उपवन था, जिसे मतलब किसके नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध जो है, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, इनका जन्म एक उपवन में हुआ था। उस उपवन का नाम है, तो उपवन का नाम हमारा लुम्बिनी था। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और लुम्बिनी जो था वो कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी हमारा कपिल वस्तु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा नेपाल वाले रीजन में। ठीक है। ये आपको याद रखना। इससे पहले हमने जैनिज्म पढ़ा था। जैनिज्म में महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, इंडिया के अंदर। लेकिन इनका जन्म जो है इंडिया से बाहर हुआ है, नेपाल वाले रीजन में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट हमको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो गौतम बुद्ध, जिनको हम लोग बुद्धिज्म का फाउंडर भी मानते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करेंगे। तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 बीसी में देखने को मिलता है, वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि प्रेजेंट में उसको हम लोग हेरुमंडी के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि उस टाइम पर जिनका जन्म हुआ था इनका, गौतम बुद्ध का, उस टाइम पर नेपाल या इधर पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज नहीं थी। ठीक है। सिर्फ ये पूरा एरिया हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो 16 महाजनपद वो पूरे एरिया में ही फैले हुए थे। उसी में हमें देखने को मिलता है जो कपिल वस्तु वाला रीजन है। उसके बाद ये किस वंश के संबंधित है, इनका क्लैन क्या है? तो ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन से संबंधित है। ठीक है। ये शाक्य क्लैन से संबंधित है। और कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब कि जो वॉरियर्स जिनको बोलते हैं क्षत्रिय, क्योंकि वैदिक रिलीजन के साथ ही हमें ये धर्म का ओरिजिन देखने को मिलता है। तो वैदिक पीरियड में जो 4 हमारी कैटेगरी थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो क्षत्रिय हैं, यहीं से हमें महावीर स्वामी देखने को मिलते हैं और यहीं से हमें गौतम बुद्धा देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है। अब इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध या बाकी जो नाम है वो उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिले हुए हैं। ठीक है। उनके बाद बात करेंगे इनके फादर के नेम। तो इनका फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के यहाँ पर राजा हैं। और इनकी माता का नाम महामाया है, जो कि कौशल डायनेस्टी की एक प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और इनकी अपब्रिंगिंग किसने करी है, मतलब इनका पालन पोषण किसने करा है? क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी करती हैं। ठीक है। जिनको बोलते हैं हम लोग प्रजापति गौतमी। ठीक है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। इनके दूसरे नेम की बात करें तो इनको हम लोग शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, इसके अलावा बुद्ध के नाम से जानते हैं और तथागत के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही नाम इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए हैं। पहले तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। अगली बात करते हैं, इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा है,
जो कि शाक्य डायनेस्टी की राजकुमारी थी। ठीक है, अब इनके टीचर की बात करते हैं। तो इनके पहले टीचर कौन थे? इनके पहले टीचर अलार कलाम थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एक सांख्य फिलोसफर थे। ठीक है, यानी कि सांख्य दार्शनिक थे। अब इसके अलावा एक टीचर आपको और देखने को मिलेंगे, उद्रक रामपुत्रम। ठीक है, तो उद्रक। ठीक है, उद्रक बोल देते हैं, उद्रक रामपुत्रम बोल देते हैं, उद्रक राम पुत्र बोल देते हैं या पुत्रम बोल देते हैं। तो उद्दक रामपुत्रम इनके एक और टीचर हमें देखने को मिलते हैं। तो दो टीचर हो गए, एक अलार कलाम हो गए, एक उद्दक रामपुत्रम हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी? तो 483, ठीक है, BC, यानी कि ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने जैनिज्म पढ़ा था। ठीक है, जैनिज्म में जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में होता है। ठीक है, और उनकी डेथ भी बिहार में होती है, बिहार के पावा में होती है। ठीक है, और ये वैशाली वाले रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, और जो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। ठीक है, लुम्बिनी। और इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई है? ये यूपी वाले रीजन में हुई है, कुशीनगर। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले की बात करेंगे। अगला कह रहा है कि फ्रॉम विच इंक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी पास नोन एज द बुद्धास बर्थ प्लेस। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में तो हुआ था, लेकिन इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, किस पिलर से मिलती है, किस इंक्रिप्शन से मिलती है, ये पूछा है। तो ये हमारा एक पिलर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग रोमनदेई पिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोमनदेई पिलर इंक्रिप्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो पिलर है, ये पिलर में नेपाल वाले रीजन में देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और इस पिलर से ही हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल वाले रीजन में हुआ था। और पिलर किसने बनवाया था इस पिलर को? तो अशोक के द्वारा इस पिलर को बनवाया गया था। अशोक कौन थे? ये एक मौर्यन डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। कहते हैं ये मौर्यन डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। मौर्यन डायनेस्टी, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर कह रहा है थर्ड नंबर का, कि बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट, मतलब किस जगह की बात हो रही है, किस प्लेस की बात हो रही है? वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट। यानी कि बुद्ध ने किस स्थान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक, मतलब दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मतलब एग्जैक्टली ये पूछ रहा है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, बोध गया कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट में हमारा बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बोध गया। ठीक है, अब गौतम बुद्ध जो है, जैसे कि महावीर स्वामी के बारे में हमने उनकी लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा था, कि उनके उन्होंने ग्रह त्याग कब किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, किस पेड़ के नीचे हुई, ठीक है, किस रिवर के पास में हुई, किस, वही सारे फैक्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इनकी लाइफ से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे संबंधित आएगा, यहाँ से छूट नहीं पाएगा। तो सभी फैक्ट को हम लोग यहाँ पर कवर, एक तरफ हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध की जीवन की घटना यानी कि लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में, और दूसरी तरफ बात करेंगे उनके सिंबल के बारे में। क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी को एक एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। उन सिंबल को भी पढ़ते हुए चलेंगे। एग्जाम में सिंबल से भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी बर्थ की बात करेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बात कर चुके हैं हम लोग, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जन्म को हम लोग लोटस फूल यानी कि कमल और बैल, ठीक है, इनके सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिनंसिएशन मतलब गृह त्याग, दूसरी घटना। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। और जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था। ये हम पढ़ चुके हैं बुद्धिज्म वाले चैप्टर में। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, और इसी घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और इसका जो सिंबल है वो हॉर्स है, क्योंकि घोड़े पर बैठ के ही भागे थे घर से। तो आपको याद रखना है इनका सिंबल क्या है? हॉर्स। ठीक है, अगली जो थर्ड घटना है वो यहाँ पर एनलाइटनमेंट की है, यानी कि निर्वाण। ठीक है, एनलाइटनमेंट मतलब इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई है। ठीक है, उससे कौन कौन से संबंधित बनेंगे क्वेश्चन। तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अच्छा, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की उम्र में हुई थी? तो महावीर स्वामी 30 में भागे थे, 12 साल भटके थे, तो 42 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि ये हमारे 29 साल की उम्र में भागे हैं, उसके बाद कुछ टाइम पे भटके हैं, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो जगह पड़ती है बोध गया, क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ती है।
और किस रिवर के पास में हुई थी? रिवर पूछ लेता है तो निरंजना रिवर के पास में हुई थी, जिसको हम लोग फल्गु रिवर के नाम से भी जानते हैं। और महावीर स्वामी को रिजुपालिका रिवर के पास में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में ही देखो इसका आंसर मिल जाएगा, पीपल के वृक्ष, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे। जबकि उनको, महावीर स्वामी को साल का पेड़ जो होता है उसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। और इसके सिंबल क्या है? बोधि ट्री। और जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस पेड़ को हम लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा 4 नंबर का, कि अगली घटना जो है वो फर्स्ट सरमन है। फर्स्ट सरमन यानी कि प्रथम उपदेश, यानी कि जब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। और इस घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? घटना जो है वो हमें डियर पार्क में देखने को मिलती है। डियर पार्क कहाँ पड़ता है? डियर पार्क हमारा सारनाथ, बनारस, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ज्ञान की प्राप्ति तो इनको बिहार में हुई थी, लेकिन इनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा डियर पार्क, सारनाथ में, ठीक है। और किस भाषा में इन्होंने दिया था? तो इन्होंने पाली लैंग्वेज में अपने दिया था, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट हमें बुद्धिज्म के पाली भाषा में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैन टेक्स्ट थे वो हमें अर्धमागधी में देखने को मिलते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं वो ज्यादातर हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। और इनका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है? वो सिंबल है धर्म चक्र, ठीक है। इस तरीके से एक चक्र बना हुआ है, उस पर अंदर स्पोक्स बने हुए हैं, तीलियां बनी हुई है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो अगली घटनाएं थी 4 नंबर की थी, 5 नंबर की घटना है डेथ, यानी कि इनकी जो डेथ है उस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और ये 483 बीसी में यहाँ पर हुई थी, कुशीनगर, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, और इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल क्या है? स्तूप, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में बात करेंगे स्तूप क्या होता है, इस तरीके की संरचना होती है जो कि हेमिस्फेरिकल तरीके का होता है। आगे बात करेंगे हम लोग फर्दर क्वेश्चंस में। तो इतने सारे घटनाएं आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं कि इनका बर्थ कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, लोटस बुल इनका सिंबल है, रिनंसिएशन यानी कि जो गृह त्याग है, 29 वर्ष की उम्र में महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, हॉर्स बैठ के भागे थे इसलिए हॉर्स उसका सिंबल है। एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में, बोध गया बिहार में हुआ था, निरंजना रिवर के पास में हुआ था, और यहाँ पर पीपल के पेड़ के पास में हुआ था, उसी को हम लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। डियर पार्क सारनाथ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश बनारस वाले रीजन में मिलता है, और इसको सिंबल धर्म चक्र है। और इनकी डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण बोलते हैं, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसका जो सिंबल है वो स्तूप है। तो यही 5 हमारी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी टेबल से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टेबल से मिलेंगे, तो इस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है, Which of the following places did Lord Buddha gave his first sermon on the four noble truth? तो अभी हमने ऊपर बात की, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको हम लोग 4 आर्य सत्य बोलते हैं, ठीक है, उनको बताया था। तो कौन सी जगह पर बताया था? ये बताया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ का जो डियर पार्क है, ठीक है, डियर पार्क बनारस वाले रीजन में जो पड़ता है सारनाथ में, उसमें आपको उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन हम लोगों को पकड़ कर चुके हैं, फिर भी मैंने अलग से क्वेश्चन ले लिया ताकि अलग से आपको याद है इसका क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। तो आपको सारनाथ डियर पार्क याद रखना है। और भाषा कौन सी थी? लैंग्वेज थी हमारी पाली, पाली भाषा में, ठीक है। अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर हमारा 5th नंबर का है। इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम sermons एट विच प्लेस, यानी कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अधिकतम उपदेश दिए थे। यानी कि सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा बार उपदेश कौन सी जगह पर दिया था? तो ये आपको याद रखना है। तो इससे पहले इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन अच्छे से तरीके से समझ आएगा। तो गौतम बुद्ध के जो अधिकांश हमें शिष्य देखने को मिलते हैं, इनके फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, वो कौशल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कौशल वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने अधिकतम उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो कौशल की कैपिटल क्या थी? वो थी श्रावस्ती, ठीक है। तो इसमें कौशल तो है नहीं, तो हम लोग श्रावस्ती के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है तो उसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौशल होगा तो कौशल, नहीं तो फिर उसकी कैपिटल जो होगी श्रावस्ती, उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। और उनकी जो शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल है। अब ये 4 आर्य सत्य क्या होते हैं? यानी कि जो 4 हमारे नोबल ट्रूथ्स हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, ये क्या होते हैं? इससे मैंने अलग से क्वेश्चन लिया है, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा उपदेश
उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की कैपिटल थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स भी हमें श्रावस्ती में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले की बात करेंगे 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये आर ट्रू अबाउट द गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि ही बिलीव्स इन कर्म, यानी कि वह कर्म में विश्वास रखते थे। ठीक, मतलब उनका कर्म में विश्वास था। तो जो बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो है वो भाई कर्म में विश्वास रखता है कि हाँ, कार्मिक थ्योरी भी देखने को मिलती है, यानी कि जैसा कर्म करोगे उसके विपरीत, मतलब उसी के स्पंड में आपको एक अपोजिट कर्म भी देखने को मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे। तो फर्स्ट वाला तो सही होगा। ही बिलीव्स इन द रीबर्थ, यानी कि वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे, हाँ भाई करते थे। ठीक है, तो ये रीबर्थ में क्या करते थे, विश्वास करते थे। कैसे करते थे रिवर्स में विश्वास? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको अपने पुराना जन्म था, यानी कि जो पिछला जन्म था उसकी बहुत सारी बातें याद आ गई थी, जिसको हम लोग जातक टेल्स के नाम से जानते हैं, जातक कथाएं। तो गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, उन्हीं कथाओं को हम लोग जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जब खुद ये बात बता रहे हैं कि हमारे पुराने जन्म में ये हुआ था, मेरा पिछला जन्म हुआ था, तो अपनी टीचिंग्स में भी यही बताएंगे कि हाँ, कि रिबर्थ में विश्वास करते थे। अगला क्या है, अटेनिंग निर्वाण, यानी कि निर्वाण प्राप्त करने में, तो हाँ सही बात है, निर्वाण प्राप्त करने में तो इनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो निर्वाण प्राप्त करने में भी विश्वास, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। तो क्या ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये भगवान में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये एक नास्तिक धर्म है। ठीक है, ये मतलब भगवान में विश्वास नहीं करता। तो हमने वैदिक रिलीजन में 6 फिलोसफीज पढ़ी थी, जिसको हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, वैदिक पीरियड में। और शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने 6 फिलोसफीज के बारे में डिटेल से बताया था, उसके फाउंडर के बारे में बात करी थी, उसकी ट्रिक्स के साथ भी आपको बताया था। तो वो छह फिलोसफीज जो हैं, वो भगवान को मानती हैं। ठीक है, लेकिन जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार्वाक, ये जो 3 दर्शन है, ये भगवान को नहीं मानते। तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बात हमने करी। तो एक पॉइंट और याद रखना, ये बता दिया था कि जो जातक क्या होता है। तो गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ है, यानी कि पुनर्जन्म, यानी कि आज का जो जन्म है, इससे जो पहले का जन्म था, उसकी कथाओं को ये जातक कथाओं के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगले की बात करेंगे 7 नंबर का। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज त्रिरत्न मीनिंग इन बुद्धिज्म, या मीन्स इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, त्रिरत्न क्या होते हैं, बौद्ध धर्म में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि जैनिज्म में हमने 3 पढ़े थे त्रिरत्न, कौन कौन से, उसको हम लोग किस नाम से याद रखते हैं, जैसे कि KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तीनों एक्सप्लेन करें अच्छे से, नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और बुद्धिज्म में 3 कौन कौन से हैं? बुद्धिज्म में 3 हमारे, एक है बुद्ध, ठीक है, दूसरा है हमारा धम्मा, ठीक है, बुद्ध धम्मा और संघ। ठीक है, ये इसके 3 है। तो अगर बुद्धिज्म के पूछेगा तो ये 3 है, जैनिज्म के पूछेगा तो अभी मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुद्ध की। बुद्ध मतलब द टीचर की बात हो रही है, यानी कि इनडायरेक्टली गौतम बुद्ध की ही बात हो रही है। ठीक है, धर्म की बात करेंगे, धर्म हो या फिर धम्म ही बोल देते हैं। ठीक है, धम्म बोल देते हैं। तो इसमें क्या था, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स शामिल है, यानी कि एक तरफ गौतम बुद्ध, इसको हम लोग बुद्ध बोलते हैं, दूसरा धम्म, यानी गौतम बुद्धा की टीचिंग्स है इसमें। और जो संघ है, संघ मतलब एक ग्रुप बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो कि मठवासी आदेश, यानी मठवासी जीवन जीती है, या फिर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करके वैसा ही जीवन यापन करती है। तो 3 चीजें हैं, ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखो 4 नोबल ट्रूथ से क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, यानी कि 4 आर्य सत्य किस अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, यानी कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। तो आपको टिक करना है बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्धिज्म से संबंधित है। अब वो 4 आर्य सत्य क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ में यही 4 सत्य के बारे में बताया था कि किसी की व्यक्ति के जीवन में 4 सत्य हैं, क्योंकि सभी के लिए ट्रू है ही। अब वो 4 सत्य कौन कौन से हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहला होता है द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख। दुख यानी कि मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, कोई भी व्यक्ति सुख नहीं है, किसी ना किसी पर्पज से, किसी ना किसी कारण से दुख तो होता ही है। ठीक है, चाहे इस बात का दुख है कि पैसे नहीं है, ठीक है, यानी कि थोड़ा स्ट्रांग नहीं फाइनेंशियली, या फिर शरीर से दुख है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से दुख तो उसको है ही।
ठीक है, तो पहला ट्रूथ है, ये तो सत्य बात है भाई। ठीक है, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समुदाय, देखो सामुदाय बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख तो है, लेकिन उसके पीछे का कोई कारण भी होगा। बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, तो हर चीज के पीछे का कारण, ये बात हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि हर दुख के पीछे का एक में कारण देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को हम लोग सामुदाय बोलते हैं, ये भी बात सत्य है। ठीक है, अगला क्या है, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि इसको हम लोग निरोध के नाम से जानते हैं, यानी कि दुख के अंत का सत्य। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख के पीछे का कोई कारण भी है, और अगर हम लोग कारण को खत्म कर दें तो दुख का अंत हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, तो तीनों चीजें लिंक हैं। अब दुख का अंत कैसे होगा, तो 8 ऐसे तरीके बताए हैं गौतम बुद्ध ने, जो इन रास्तों पर चलोगे तो मतलब आप दुखों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो लास्ट वाला फोर्थ मार्क क्या है, द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख के अंत की ओर ले जाने वाले 8 कौन कौन से तरीके हैं, उसी को हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। और इन 8 तरीकों में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। ठीक है, जैसे व्यभिचार ना करना, ठीक है, मतलब धन इकट्ठा ना करना, ठीक है, या फिर साधारण जीवन जीना, मिडिल पाथ को अपनाना, ठीक है, या फिर आभूषण वगैरह ना पहनना, साधारण जिंदगी जीना, साधारण भोजन करना। इस तरीके की बातें उन्होंने इस 8 तरीकों में बताई हैं। जो भी इनको फॉलो करेगा उसके जीवन में दुख कम होगा। ठीक है, एक्चुअल में मेन रीजन दुख का क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? दुख का मेन रीजन है इच्छाएं। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, अगर हम अपनी इच्छाओं को मार दें तो हमारे जीवन से दुख भी चला जाएगा। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करते रहते हैं वीडियो को, ताकि सभी लोग इस लेक्चर को देख पाएं, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करते हैं। अगले की बात करते हैं, 9 नंबर का। इसमें कह रहा है कि वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए नन इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में नन बनने वाली पहली महिला थी। यानी कि बौद्ध धर्म में नन, नन का मतलब होता है एक भिक्षुणी बोल सकते हैं, तो बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करती है। तो वो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला कौन थी, ये वही थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, यानी कि प्रजापति गौतमी। इनका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी वो पहली महिला थी जो कि बुद्धिज्म में नन बनी थी। ठीक है, यानी इनको भिखुनी के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, यानी कि फर्स्ट भिखुनी पूछ ले या फर्स्ट महिला पूछ ले जो नन बनी थी, दोनों का आंसर एक ही है, प्रजापति गौतमी। और ये सौतेली माँ या मौसी हम लोग मानते हैं गौतम बुद्ध की, इन्होंने ही पालन पोषण किया था। अगले की बात करते हैं, 10 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम द बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति कौन था, अंतिम व्यक्ति हमें देखने को मिलता है सुबुद्धा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु के पीछे का हमें एक कारण देखने को मिलता है कि एक लोहार ने, इसका नाम था चुंद, उन्होंने, उस लोहार ने इनको एक सुअर का मांस खिला दिया था। ठीक है, और उसकी वजह से ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी, और फाइनली इनकी डेथ हो गई थी। ये हमें कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उनकी डेथ से पहले, यानी कि बिल्कुल लास्ट टाइम चला था उनकी डेथ का, तो एक व्यक्ति आता है सुबह। ठीक है, तो वो पहले जाते हैं गौतम बुद्ध के पास। तो गौतम बुद्ध के एक बहुत ही फेमस शिष्य हैं आनंद। ठीक है, आनंद और उपाली, दो शिष्य इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। जो आनंद है, आनंद रोक देते हैं कि भाई आप गौतम बुद्ध से नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर गौतम बुद्ध के कहने पर उनको मिलने दिया जाता है सुबुद्ध को। तो सुबुद्ध आते हैं, तो लास्ट टाइम चलता है, लास्ट टाइम पे सुबुद्ध ही आते हैं। तो गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी कि उनके मुख से बताई गई बातें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर गौतम बुद्ध देते हैं, यानी कि उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो वो यही लास्ट पर्सन थे जिन्होंने, गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने आप से इनको ज्ञान दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सुबुद्ध। ठीक है, अगले की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि whom of the following did गौतम बुद्धा नॉमिनेट फॉर लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो संघ है, संघ मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उसको संघ बोल देते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट संघ। तो बुद्धिस्ट संघ का जो लीडर था वो किसको चुना गया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, ये क्वेश्चन पूछा है। तो गौतम बुद्ध ने अपने आप से किसी को भी सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, ना तो आनंद को किया था, ना ही महाकश्यप को किया था, ना ही उपाली को। और आनंद और उपाली, ये दो इनके मेजर शिष्य भी हमें देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की
और अपने अनुयायियों को मुक्ति की दिशा में काम करने के लिए कहा। मतलब उन्होंने किसी को हेड नहीं चुना, बल्कि ये कहा था कि हर व्यक्ति बुद्ध की टीचिंग्स को, मतलब मेरी टीचिंग्स को स्प्रेड करेगा और बुद्धिज्म को एक बहुत एरियाज में स्प्रेड करेगा, ठीक है, ताकि सभी लोग बुद्धिज्म को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें। ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है। द संघ, यानी कि संघ में बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं के मामलों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए कई बौद्ध परिषदों का आयोजन भी किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो स्टार्टिंग के जो टीचिंग्स हैं वो थी गौतम बुद्धा अपने मुख से बताते थे, ठीक है। लेकिन जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई तो फिर और क्या होगा कि बुद्धिज्म को फिर चलाएगा कौन? तो बुद्धिज्म को चलाए रखने के लिए कुछ काउंसिल्स बनाई गई, अलग अलग राजाओं ने क्या किया, उसको संरक्षण दिया और फिर उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उन सबको एक बुक में कंपाइल किया था। एक से ज्यादा बुक्स हैं, कुछ बुक्स में कंपाइल कर दिया था। उन्हीं बुक्स को हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम से जानते हैं। आगे उससे भी क्वेश्चंस मैंने लिए ना, उसके बारे में बात। फिलहाल इस क्वेश्चन से हमको इतना ही याद रखना है कि उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, कोई भी सक्सेसर नहीं था। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, यानी कि बोध गया बोधि वृक्ष, बोने मतलब बोध गया का बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे ही हुई थी, ठीक है। तो बोधि वृक्ष जो था उसको काट दिया गया था। किसके द्वारा काटा गया था? बोधि वृक्ष को एक बंगाल वाले, क्योंकि बोधि वृक्ष कहाँ है, ये बिहार में मिलेगा, और पहले बिहार बंगाल वाला पूरा रीजन एक ही था। तो बंगाल वाले रीजन पर एक डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, गौड़ डायनेस्टी, ठीक है, गौड़ डायनेस्टी। गौड़ डायनेस्टी का रूलर है शशांक था, शशांक, ठीक है, शशांक। तो शशांक की क्या करता है, इस बोधि वृक्ष को कटवा देता है, ठीक है। तो लेकिन बोधि वृक्ष की पीढ़ियां चलती आ रही हैं। तो जो बोधि वृक्ष है आज का, जो है प्रेजेंट का, वो कौन सी जनरेशन की, मतलब कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है ये पूछा है, तो वो हमारी 6th जनरेशन से बिलोंग करता है आज का बोधि ट्री। ये बात आपको याद रखनी है। डैड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और किसने कटवाया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने बता दिया है, शशांक, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये हमारी बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म से संबंधित है। अब बात करेंगे त्रिपिटक होते क्या है। तो इसके नाम में ही इसकी चीजें छुपी हुई हैं। आइए बात करते हैं त्रिपिटक, ठीक है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा। पिटारा मतलब बास्केट बोल सकते हैं, कुछ रहने की चीज बोल सकते हैं, ठीक, जिसको कुछ रख सकते हैं। तो त्रिपिटक मतलब तीन ऐसे पिटारे, तीन ऐसी बास्केट जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को सम्मिलित किया जा सकता है। उसी को हम लोग टीचिंग्स, मतलब सम्मिलित होंगी, तो उसी को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हॉली बुक्स हैं, यानी कि बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं, किसके? बुद्धिज्म के। और 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? इसलिए इसका नाम त्रिपिटक पड़ा गया, ठीक है। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं और उसमें उसका कंपाइलेशन किसने करा है, और क्या कहते हैं उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है, ये आनंद के द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया था। इनकी मतलब इसका नेतृत्व में इनका मतलब इसका कंपाइलेशन किया गया था, जो कि शिष्य हैं गौतम बुद्ध के। और इसमें हमें sermons देखने को मिलते हैं या टीचिंग्स देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो किसमें शामिल है? तो सुत्त पिटक में शामिल है। अब इसको आप याद कैसे रखना है ये देखो। तो आपको देखने को मिलेगा सुत्त। सुत्त का मतलब याद रख सकते हैं कि सोना। हाँ, मतलब कुछ लोग ज्यादा मतलब सुत्त टाइप के होते हैं, सोते रहते हैं। तो जो व्यक्ति सोता है उसको आनंद बहुत मिलता है। जो व्यक्ति सोता है उसको आनंद बहुत मिलता है। तो याद रख सकते हैं कि सुत्त पिटक मतलब सोना, सोना मतलब आनंद मिलेगा। तो आनंद ने इसका कंपैरिजन किया था। और ऐसे सुत्त है और ऐसे ही सरमन्स हैं। सरमन्स मतलब उपदेश। तो उनके उपदेशों को, उनकी टीचिंग्स को कंपाइलेशन किया गया था। तीनों की आप एक ही ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला क्या है? सेकंड क्या है हमारा? विनय पिटक। विनय पिटक उपाली के द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया था, यानी कि इसके मतलब इनके नेतृत्व में मतलब इसका कंपाइलेशन किया गया था। इसको कैसे याद रखना है? इसको आपको याद रखना है यूवी रेस। जो यूवी रेस होती है ना, सन से आती है, तो यूवी, यू मतलब वैसे भी याद सकते हैं। तो यू का मतलब उपाली, अभी का मतलब विनय पिटक। विनय पिटक उपाली के द्वारा है। और इसमें हमें रूल्स गवर्निंग द संघ एंड द मॉन्क, यानी कि गौतम बुद्ध की जो ग्रुप था, जो संघ था, संघ के और मॉन्क्स के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि संघ में आने के कौन कौन से रूल्स हैं, या जो व्यक्ति संघ को फॉलो करेगा वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, इस बात की पूरी जानकारी हमें विनय पिटक में दे रखी है, ठीक है। अगला क्या है? थर्ड नंबर का। थर्ड है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का जो कंपाइलेशन है वो किसने किया है?
वो मोगलीपुट्ट तिस्स ने कराया। और इसमें हमें फिलोसफिकल मैटर्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के, यानी कि बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक प्रवृत्ति है वो हमें इसी में देखने को मिलती है, अभिधम्म पिटक में। तो तीन हो गए, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिए। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमारा 14 नंबर का, इसमें कह रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मिलिंद पन्हाव, यानी कि मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हाव पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिलिंद पन्हाव पुस्तक के लेखक कौन है, नागसेन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो मिलिंद पन्हाव है, ठीक है, वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, और इसका जो कंपाइलेशन है, ठीक है, वो 100 BC से लेकर के 200 AD के आसपास देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इसके बीच का हमें ये बौद्ध पाठ देखने को मिलता है। अब ये है क्या चीज, ठीक है। तो एक इंडो ग्रीक किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक इंडो ग्रीक किंग थे जिसका नाम था मिनांडर, क्या था, ठीक है, मिनांडर। और इन्हीं को हम लोग मिलिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम लोग मिलिंद के नाम से जानते हैं, मिलिंद, इनको किंग मिलिंद के नाम से जानते हैं, मिलिंद। ठीक है, तो मिनांडर तो इनके इंडो ग्रीक किंग है, लेकिन इनको हम लोग बौद्ध धर्म में मिलिंद के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ तो भाई ये किंग है, दूसरी तरफ एक बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है नागसेन। ठीक है, तो जो मिलिंद है वो भाई नागसेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो हर क्वेश्चन का आंसर नागसेन बता देते हैं, जिससे प्रभावित होकर जो मिलिंद है वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। है तो इंडो ग्रीक्स मतलब इंडिया से बाहर के हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और इन्हीं के दोनों के बीच का जो डायलॉग है, यानी कि इनके बीच का जो विवाद है, मतलब वाद विवाद है, उसका कंपाइलेशन ये हमें मिलिंद पन्हाव देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। जैन में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, बुद्धिज्म के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दूसरी तरफ कौन कौन से ऑथर्स हैं, मतलब इन्होंने कंपाइलेशन किया है, ये लिखा है। तो सबसे पहले आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने इसको यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा विशुद्धि मार्ग, इसको विशुद्धि मग के नाम से भी जानते हैं या फिर विशुद्धि मार्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको बुद्ध घोष ने लिखा है। वही हमारा अभिधम्म कोश जो है, अभिधम्म कोश जो है वो वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगर आप ठीक तरीके से इस पीडीएफ को देखें तो सभी ही क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर के टॉपिक वाइज, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज अरेंज किया है, कि पहले गौतम बुद्ध के बर्थ के बारे में, फिर उनकी लाइफ्स के बारे में, फिर उनकी लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में, ठीक है, फिर उनके सरमन्स के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, ठीक है, उनके जो लिटरेचर उसके बारे में, फिर उनके जो आर्किटेक्चर उसके बारे में, मतलब सभी के बारे में मैंने बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसको डाउनलोड करें। अब लिया है मैंने इसके आर्किटेक्चर से क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चंस कवर होंगे, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन सी संबंधित है, तो पल्लव, ये तो डायनेस्टी यानी रूलर्स पढ़ेंगे हम लोग, पल्लव रूलर्स। ठीक है, मंडप जो कि हिंदू टेम्पल्स का एक पार्ट ही नहीं हो सकता। शिखर, ये भी हिंदू टेम्पल का पार्ट है। तो स्तूप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्तूप एक सिंबल की तरह है, इस सिंबल की तरह कि गौतम बुद्ध की जो डेथ है, गौतम बुद्ध की डेथ का जो सिंबल है वो हमारा क्या स्तूप है। अब स्तूप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्तूप बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ के बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थी, ठीक है, जो उनके रेलिक्स थे यानी कि जो अवशेष थे, या दूसरे बौद्ध भिक्षुओं के जो अवशेष होते हैं, उसको रख करके, उसको एक जगह रख करके इस तरीके की संरचना बना दी जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर स्तूप बोल देते हैं। ठीक है, तो यही इस तरीके का हमें स्तूप देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब स्तूप क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके पार्ट्स के नाम हमको याद रखने हैं। तो कौन कौन से नाम है आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा होगा हेमिस्फेरिकल, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट देखने को मिला, इसको हम लोग अंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको स्क्वायर शेप का पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग हर्मिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक हमें एक पिलर टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग छतरी के नाम से जानते हैं। और इसके चारों तरफ हमें इस तरीके का पाथ देखने को मिलता है, इसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। और हमें ये वाला जो पार्ट देखने को मिला है जो बाहर की तरफ है, ठीक है, इसको हम लोग मेधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाहर जो आपको रेलिंग्स देखने को मिल रही है ये तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग वेदिका के नाम से जानते हैं। और जो गेट देखने को मिला है, ये गेट देखने को मिला है, यहाँ पे गेट है,
एक गेट यहाँ पे देखने को मिला है, एक गेट यहाँ पे मिला है, एक गेट यहाँ पे मिला है। इस गेट को हम लोग तोरण के नाम से जानते हैं। तो सभी पार्ट मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि तोरण जो है, ठीक है, वो किस धर्म से संबंधित है। तो भाई जैनिज्म का है, बुद्धिज्म से संबंधित है। बुद्धिज्म में जो स्तूप है उसका जो गेट है उसको तोरण बोलते हैं। तो इन्हीं अलग अलग पार्ट के नाम आपको याद रखने हैं कि स्तूप के ये अलग अलग नाम है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते ही बनते हैं। ठीक है। अब जो स्तूप जो तोरण है, ठीक है, तोरण जो है ये हर एक स्तूप में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सांची के स्तूप में हमें देखने को मिलता है, तो याद रखना है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो आर्किटेक्चर है उसमें हमने स्तूप के बारे में बात कर ली है। स्तूप के अलावा दो हमें और देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है चैत्य, एक हमें देखने को मिलता है विहार। तो स्तूप, चैत्य, विहार, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो स्तूप के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्तूप कौन कौन से होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के स्तूप हैं, वो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। बड़ा कौन सा है, ठीक है, कौन सा किसने बनवाया है, ये सभी अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हम लोग चैत्य और विहार के बारे में बात करते हैं। देखिए चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि चैत्य और बिहार किस धर्म से संबंधित है, वही बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चैत्य क्या होता है, चैत्य को हम लोग प्रेयर हॉल्स के नाम से जानते हैं। मतलब एक पूजा का स्थान जो होता है उसको हम लोग चैत्य बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक स्तूप बना होता है। ठीक है, तो स्तूप बना होगा या फिर कोई चीज मूर्ति वगैरह रखी होगी, और यहाँ पे लोग बैठ करके पूजा करते हैं। इस हॉल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस हॉल को हम लोग चैत्य बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर क्या है, विहार। विहार का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। तो ये एक बड़ा हॉल है जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क या ड्वेलर्स रहते थे, तो उसी को हम लोग विहार बोलते हैं। तो चैत्य पूजा घर है, इसमें रहता कोई नहीं है, सिर्फ पूजा करते हैं। विहार जो है इसमें पूजा कोई नहीं करता, इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिहार की बात करूँ, ठीक है, तो ज्यादातर बिहार में अलग अलग गुफाएं जो हैं उसको काट कर बनाए गए थे कि बुद्धिस्ट मॉन्क लंबे लंबे समय तक ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो वो थक जाएं तो उनके आराम के लिए कई सारी गुफाओं को काट कर कुछ रहने का स्थान बनाया जाता था, उसी को बिहार बोलते हैं। तो अलग अलग गुफाओं में हमें यहाँ पर प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, नासिक, कार्ले, कन्हेरी और बाघ की गुफाएं, तो इन गुफाओं में हमें देखने को मिलती है ये सारी चीजें। ठीक है। अगला हमारा क्या है, अब स्तूप के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूप इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो हमें यहाँ पर केसरिया स्तूप देखने को मिलता है। क्या मिलता है, केसरिया स्तूप, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के, ये भी है एक तरीके से हेमिस्फेरिकल है, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। और जो पीछे में देखा था इसमें कुछ अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो दोनों हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। अब केसरिया स्तूप कहाँ पड़ता है इसके बारे में बात करें। तो केसरिया स्तूप जो चंपारण बिहार में एक जगह है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, तो उसमें हमें देखने को मिलता है केसरिया स्तूप। और इसकी जो डिस्कवरी है वो 1958 में के मोहम्मद ने करी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, या फिर इसकी खुदाई करी है, इसको खोद के निकाला है, किसने निकाला है, तो भाई के मोहम्मद ने निकाला है, तो आपको याद है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से स्तूप बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट बात है सांची का स्तूप। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सांची का जो स्तूप है वो हमें रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये सबसे पुराना स्तूप है, और इसको बनवाया गया था अशोक के टाइम पीरियड में, सांची का स्तूप। जैसे ऊपर जो स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें तोरण था वो सांची का ही स्तूप था। ठीक है। अगला स्तूप क्या, हमारा भरूच स्तूप। भरूच स्तूप है वो सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप और मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप, दो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा महाबोधि स्तूप की बात करें, महाबोधि स्तूप हमें बोध गया बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है, कि वही प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट। अगली बात करते हैं हम लोग शांति स्तूप के। जो शांति स्तूप है वो हमें लेह लद्दाख में देखने को मिलता है, और इसको 1991 में एक जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु ने बनवाया था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ग्योम्यो, ग्योम्यो नाकामुरा इनका नाम था। क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो बड़े पैमाने पर फैला था। ठीक है, इंडिया नहीं, बहुत ही दूसरी दूसरी कंट्रीज में फैला था, जैसे कि चाइना है। ठीक है, तो ये चाइना जैसी कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो हमारी नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उसमें हमें बुद्धिज्म ज्यादा फैलते हुए दिखाई देता है। श्रीलंका में भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्षु ने इसका निर्माण। अगले की बात करेंगे, तो मैंने सारी फैक्ट को कवर किया है, कोई भी फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है, कंप्लीट चैप्टर यहाँ से आपका कवर होगा। अगला क्या, हमारा महास्तूप। महास्तूप जो है वो थोटलाकोंडा में है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्या है, चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप हमारा सारनाथ तो बनारस वाले उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। धमेक स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। धमेक स्तूप ये कहाँ है, ये डियर पार्क में है।
जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था डियर पार्क सारनाथ में, वहीं पे हमें धम्मे के स्तूप देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्या है, रामभार स्तूप। तो रामभार स्तूप हमें कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के ये 3 स्तूप मिल गए। कौन कौन से, एक चौखंडी स्तूप, एक धम्मे के स्तूप, दूसरा रामभार स्तूप। और जो ऊपर हमने पढ़ा था बिहार का तो महाबोधि है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक हमारा सांची का है, एक हमारा भरूच का स्तूप। ठीक है। अच्छा, ये जो स्तूप है हमारा धमेक स्तूप, इसको हम लोग धर्म राज्य का स्तूप के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभार ऐसे पूछ। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमारा है 70 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड दियर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 18th सेंचुरी एडी वर द फॉलोअर ऑफ। यानी कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि जो एशिया का जो हमारा साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें एक राजा थे शैलेंद्र किंग, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तो वो किस धर्म को फॉलो करते थे पूछा है। तो किसको फॉलो करते थे, कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। अब इनका जो पार्ट था शैलेंद्र किंग, तो शैलेंद्र किंग इंडोनेशिया के किंग थे। इंडोनेशिया वाले रीजन में इनका एम्पायर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इंडोनेशिया में हमें बुद्धिस्ट फॉलोअर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो बनेगी कि ये बुद्धिज्म के फॉलो, मतलब बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। अब ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो क्या किया इन्होंने, सबसे बड़ा टेम्पल बुद्धिज्म का अगर पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, तो वो हमारा है बोरोबुदुर टेम्पल। बोरोबुदुर टेम्पल जो कि जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है। और ये महायान बुद्धिज्म को समर्पित है। आगे पढ़ेंगे बुद्धिज्म के 2 सेक्ट, हीन यान और महायान। ठीक है। तो ये महायान सेक्ट से बिलोंग करता है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1991 में शामिल किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगले की बात करते हैं 80 नंबर का। ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल से लिया है, तो आपको पूरी सीरीज दिखाई दे रही होगी। लिटरेचर से भी क्वेश्चन हो गया, टीचिंग से भी क्वेश्चन हो गया, अर्ली लाइफ से भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे जैन काउंसिल, सॉरी बौद्ध काउंसिल्स के बारे में, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी कि निम्नलिखित स्थानों पर 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, वो कौन सी जगह पर हुई थी, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ। ठीक है। तो चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो पहली बौद्ध संगति है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये गौतम बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद हुई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की डेथ कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी, और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी। ठीक है। और इसको संरक्षण किसने दिया था, अजात शत्रु ने। उस टाइम पर जो मगध है, मगध का रूलर कौन था, वो था अजात शत्रु। ठीक है। और इसको प्रिसाइड किसने किया था, मतलब इसका अध्यक्षता किसने करी थी, तो महाकश्यप ने करी थी। भाई कहाँ हुई थी, ये सप्तपर्णी गुफा राजगीर बिहार में हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी, राजगीर बिहार में हुई थी। तो पहली राजगीर में हुई थी, यानी कि पहली यहाँ पर हुई है, तो पहले का क्या हो जाएगा 2। ठीक है। यानी कि 2 पहले होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ये कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है। आफ्टर 100 years आफ्टर द बुद्धास डेथ, यानी कि गौतम बुद्ध के 10 साल के बाद, यानी कि 483 में हुई थी पहली, और 383 में हुई थी दूसरी, यानी एग्जैक्टली 100 साल के बाद। और इसको सभा कामी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी, ये वैशाली वाले रीजन में हुई थी, वैशाली बिहार में। ठीक है। तो दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली वाले रीजन में हुई थी। वैशाली कहाँ है, ये हमारा सेकंड वाली कहाँ थी, यहाँ होती है। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि 2 के बाद फर्स्ट। 2 के बाद फर्स्ट, यानी कि दोनों ही सही है। अब थर्ड से पता चलेगा इसका आंसर क्या सही हुआ। ठीक है। तो हो गए। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, वो अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी, पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। 246 बीसी में हुई थी, और इसको मोगलीपुत्र तिस्त ने क्या किया था, मोगलीपुत्र तिस्त ने इसको प्रिसाइड किया था, ये बात याद रखनी है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो कहाँ पर हुई थर्ड, थर्ड हमारी हुई है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी कि फोर्थ, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। तो फोर्थ वाले से, यानी कि पहले 2, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ वाली कुंडल कश्मीर में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ के बाद थोड़ी सी बात करेंगे, पहले इसकी सीरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली कहाँ हुई, राजगीर में हुई। ठीक है। दूसरी हमारी कहाँ हुई, वैशाली में। तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी हमारी कुंडल कश्मीर में हुई है। ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे बिहार वाले रीजन में देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये कुंडलवन जो कि कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है। तो बिहार वाले रीजन, कभी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था
कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है बुद्धिज्म से। मतलब तो वो हमारा कौन सा था, वो बिहार ही था, क्योंकि 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें बिहार में ही देखने को मिलती है। तो बिहार में इसका ज्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही के प्रेजेंट में तो ज्यादा नहीं है बिहार में, लेकिन जब ये स्प्रेड हुआ था सबसे ज्यादा, तब हमें देखने को मिलता है बिहार वाले रीजन। ठीक है, तो फोर्थ काउंसिल के बारे में रह गया था। फोर्थ जो काउंसिल है वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई है। कनिष्क जो कि एक कुषाण रूलर है, ठीक है, जो कि एक कुषाण रूलर है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है, 72 एडी में हुई थी। यानी कि पहली जो तीनों वो बीसी में हुई थी, लास्ट वाली एडी में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे 19 नंबर की। ठीक है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैनिज्म में पढ़ा था, जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट्स में जैनिज्म डिवाइड हुआ था। ऐसे बुद्धिज्म भी हमें डिवाइड देखने को मिलता है, एक हीनयान देखने को मिलता है, एक महायान देखने को मिलता है। ठीक है, अब हीनयान और महायान होता क्या है? तो हीनयान जो था वो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बेस्ड है, जबकि महायान जो है उनकी टीचिंग्स में कुछ चेंज करके जो नई टीचिंग्स बनी है उस पर बेस्ड है। ठीक है, हीनयान जो है वो गौतम बुद्ध को एक इंसान की तरह मानता है, और महायान जो है गौतम बुद्ध को भगवान की तरह मानता है। ठीक है, हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान जो है मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि हीनयान जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते थे, खुद को भी भगवान क्यों बताएंगे। तो हीनयान भगवान नहीं मानता था गौतम बुद्ध को, जबकि महायान मानता था। ये दो चार डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन सबसे एक्सेप्ट जो डिफरेंस है वो में यही देखने को मिलता है, पूजा। तो हीनयान वाले मूर्ति पूजा करते थे भाई, पूजा करते थे किसके, मूर्तियों की। गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती, ठीक है, महायान में पूजा नहीं करते थे। तो मेन डिफरेंस हमें यही देखने को मिलता है कि पूजा, यानी कि देवताओं की तरह पूजने की जो परंपरा है वो महायान में देखने को मिलती है, हीनयान में नहीं। तो बेसिक डिफरेंस हमें यही देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही नॉन वायलेंस के पर बेस्ड है, यानी कि अहिंसा को हम विश्वास करते हैं। ठीक है, जाति से मुक्त समाज मानते हैं इसको, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन्हीं के चलते ही ये बुद्धिज्म निकल करके आया था। तो भाई दोनों मानेंगे ही मानेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद स्तूप की वर्शिप ये तो करते ही थे, क्योंकि स्तूप गौतम बुद्ध के रिलिक्स यहाँ पर बने हुए हैं, रिलिक्स के ऊपर बना है बुद्धिज्म, तो याद रख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही मिलता है कि मूर्ति पूजा या फिर भगवान की तरह पूजना। अगले की बात करते हैं। ठीक है, भाई मान लीजिए महायान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। तो यही एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत 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 कई स्टार पॉइंट इस पे लगा लो। कई बार एग्जाम इस एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं, आइए देखते हैं। तो द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय हमें बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो बिहार वाले रीजन में एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है ना, इसकी नाम पर डिस्ट्रिक्ट है। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, देखने में कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, एक तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। क्या है? ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स की शिक्षाएं हैं, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी बहुत सारी यहाँ पे दी जाती थी। लेकिन मेजर की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कोई है तो यही है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था कुमार गुप्त ने। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाया था, क्योंकि गुप्ता रूलर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो 16 महाजनपद पीरियड ही चल रहा है। इसके बाद हम लोग मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट मौर्यन आएगा, उसके बाद जब गुप्ता पीरियड आएगा, उसी गुप्ता पीरियड के एक रूलर मिलते हैं हमको, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त फर्स्ट ने ही फाउंडेशन करी थी। ठीक है, लगभग 8th सेंचुरी के आसपास हमें टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगले की बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो 12th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, लगभग कुछ सालों तक, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये यूनिवर्सिटी चली थी। तो 12th सेंचुरी के आसपास एक हमें मुस्लिम इन्वेटर देखने को मिलता है, बख्तियार खिलजी। क्या मिलता है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था, नालंदा को जला दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुक्स थी इसके अंदर, तो उसको जला दिया गया था। काफी, मतलब कई महीनों तक की लाइब्रेरी जलती रही थी। सोचिए कितनी ज्यादा बुक्स होंगी इस यूनिवर्सिटी में, कितना ज्यादा ज्ञान जल करके राख होगा। और आज अगर यूनिवर्सिटी जिंदा होती, मतलब यूनिवर्सिटी होती, तो कितना ज्ञान हम लोगों के पास होता। ठीक है, तो याद रखिए बहुत सारे जो पिलग्रिमेज हैं, मतलब जो यात्री हैं, खासकर चाइनीज वाले, वो इंडिया में आते थे, जैसे कि फैनसांग है। तो वो ह्यूएनसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, उसने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा में यहाँ पर रह करके पढ़ाई भी करी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट में ऐसी दिखती है,
क्योंकि सिर्फ यहाँ के इसके ड्यून्स ही बचे हैं, क्योंकि पूरी तो बची नहीं, क्योंकि जलाकर राख कर दिया था, अभी भी देख पाने लग रहा है कि जली हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इतने सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है उसकी लोकेशन से, उसके फाउंडर से। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके फाउंडर कौन थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहली है। ठीक है, इसके जो एग्जैक्ट लोकेशन बात करें तो बड़ा गांव बिहार में पड़ती है। कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा, जो कि गुप्ता रूलर थे, फाउंडेशन की है। ठीक है, दूसरी क्या है, वल्लभी। वल्लभी हमारी भावनगर गुजरात में पड़ती है। ठीक है, जो कि भट्टारक ने इसकी फाउंडेशन करी थी, जो कि मैत्र रूलर थे। ठीक है, थर्ड थी हमारी उदंतपुर यूनिवर्सिटी, ये हमारी बिहार शरीफ बिहार में थी। इसकी फाउंडेशन गोपाल ने करी, जो कि एक पाल रूलर है, क्योंकि जो पाल डायनेस्टी है वो बंगाल वाले रीजन में ही रूल करेगी। ठीक है, तो उसी में हमें देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी उदंतपुर। और हमें विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है वो अचिंतक गांव बिहार में हमें देखने को मिलती है। अचिंतक गांव जो बिहार में पड़ती है वो, और इसकी फाउंडेशन धर्मपाल ने करी है, जो कि एक पाल रूलर थे। ठीक है, वहीं अगली क्या है हमारी सोमपुर। ठीक है, सोमपुर यूनिवर्सिटी जो है वो नवगांव बांग्लादेश में पड़ती है। धर्मपाल जो कि पाल रूलर थे, इन्होंने फाउंडेशन करी है। तो ये दो याद रखने हैं। ठीक है, वी और एस, जैसे वर्सेस याद रखते हैं, किसी लिमिट में लड़ाई होती है वर्सेस, तो विक्रमशिला, और दूसरी सोमपुरा, दोनों यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा फाउंडेशन की गई, जो कि पाल रूलर हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा जगदल। जगदल यूनिवर्सिटी जो है वो राजशाही बांग्लादेश में पड़ती है, इसकी फाउंडेशन रामपाल ने करी है, ये भी पाल रूलर थे। ठीक है, तो चार यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पाल डायनेस्टी के द्वारा ही बनवाई गई थी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा और एक मैत्र डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो मैप में लोकेशन में आपको थोड़ी सी बता दूं, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप ऐसा बन गया। ठीक है, इसको मैं आपको बनाता हूँ। देखने को मिलता है तो ज्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बिहार बंगाल वाला रीजन है इसमें ज्यादा यूनिवर्सिटी देखने को मिलते हैं। एक यूनिवर्सिटी हमें गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलती है। एक यूनिवर्सिटी जो है वो हमें जैसे बांग्लादेश हो गई, बांग्लादेश और बिहार में देखने को मिलती है, मतलब गुजरात हो गई बिहार हो गई, बाकी बिहार में देखने को मिलती है ज्यादातर। बिहार और बांग्लादेश में एक हमें देखने को मिलती है, जो कि वल्लभी गुजरात में देखने को यहाँ पर वो मिलती है। तो हमारे यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस यानी कि जो 20 हमने क्वेश्चंस लिए थे वो हमारे यहाँ पर कवर होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। हर एक पॉइंट को जो डिटेल में मैंने इस पीडीएफ में कवर किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल क्यूआर्स और लिंक्स भी लगाए हैं, तो इनको आप लोग क्लिक करके स्कैन करके डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं। ये लिंक आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगी। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।